ग्रेट। ओके, सो हम बात कर रहे थे न्यूटन रिंग्स पे। न्यूटन रिंग्स पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स हमने पढ़ी थी, और डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ वी डिड of monochromatic light. We did some formulas, and then we talked about determination of the refractive index of a transparent liquid, which is similar to the formula which we previously calculated. And when wavelength of light is known, when wavelength of light is not known. So this is the last I can remember what we did in the class. And I gave you an assignment of one article, which is Newton rings by transmitted light, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ मैंने आगे वाले न्यूमेरिकल्स भी डाल दिए थे जो मुझे लगा था कि इस हफ्ते मैं कवर कर लूँगा, बट वो छुट्टियों की वजह से हो नहीं पाया, या हो जाएगा अभी। तो वो भी आपके हैं, सॉल्व्ड ही न्यूमेरिकल हैं, वो आप इसमें से देख सकते हो। और सॉल्व न्यूमेरिकल्स को मैं फिर कहता हूँ, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लिया करो कि ये जो हमारे पास ये जो निकाली हुई हैं उन्होंने चीज़ें, वैल्यूज जो भी उन्होंने वेरिएबल्स देखे हैं, बस यहाँ तक। आगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, एज इट इज देख के ना लिख दिया करो कॉपी में, अगर कोई ऐसा करता है तो। नहीं तो आपकी जो वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बन नहीं पाएगी। तो मैथ में क्या होता है, जितना आप हाथ से निकालोगे चीज़ों को, उतना ही आपको बेनिफिट होता है, सोचने में मदद मिलती है। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स को ऐसे नहीं लेके जाना कि सामने लिखी है तो फटाफट हमने लिख दी। थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल 27 है, जैसे इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना हमने आना चाहिए, उससे हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, फिर तो मैथमेटिक्स ही बच जाता है। और अपने सॉल्यूशंस में हमेशा आप जो स्टेप्स है मैथमेटिकल वो इलाबोरेट करके लिखने हैं। ऐसे नहीं जैसे किताब में लिखे हैं ना, कुछ चीज़ें वो स्किप कर देते हैं, जैसे पावर्स कैसे एडजस्ट किए हैं 10 टू पावर ऐसे ये वो, तो वो चीज़ें करनी है आपने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म्स और एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म्स। तो इसमें हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम की थी। वैसे मुझे बुक से पढ़ाना लाइन टू लाइन पसंद नहीं है, बट अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो अभी ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा। तो नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म्स और एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी फिल्म्स जिसपे अगर हम लाइट डालें तो वो रिफ्लेक्ट ना करें। तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कैसे ना करें, वो डिफ्यूज हो जाए। या तो एक ऑप्शन है कि हमारा जो लाइट आई किसी सरफेस पे पड़ी और वो वहां पे डिफ्यूज हो गई। ठीक है, जैसे हमारे पास काली दीवार है, काली दीवार के ऊपर लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट नहीं करती क्योंकि उसने एनर्जी सारी अपनी वहां पे दे दी, डिफ्यूज हो गई। बट वो इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस है कि आपके पास एक फिल्म है, लाइक एक ग्लास फिल्म हो सकती है, किसी तरीके से अगर हम वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दें कि जो इंसिडेंट लाइट है और जो डिस्ट्रक्टिव, जैसे हमारे पास मान लो एक फिल्म है, ऐसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये फिल्म है, तो यहाँ पे पड़ती है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, फिर रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो किसी तरीके से अगर हमारी ये जो दोनों लाइट्स हैं जो वापस आके इंटरफेयर करेंगी हमारी आंख की तरफ, अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाएं, और वो मटेरियल कौन सा होगा फिर, नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म। वो जो फिल्म होगी वो होगी नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म। तो यही हमने आज करना है। तो कौन सा मटेरियल ऐसा होना चाहिए, कौन सा ऐसा मटेरियल होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें उसकी जो थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो पाथ डिफरेंस पे बहुत अफेक्ट करता है। तो अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो हमें डिस्ट्रक्टिव मिलती है, अगर लैम्डा का है तो कंस्ट्रक्टिव मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो थिकनेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है इस केस में, कि कोई भी नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म बनानी है अगर हमने, या हमने कंस्ट्रक्टिव करानी है, डिस्ट्रक्टिव करानी है, तो थिकनेस बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितनी हम थिकनेस रखेंगे तो कितना पाथ डिफरेंस होगा और कितनी हमारे पास
डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप, जिसमें कई सारे इंटरफेस होते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन लॉसेस चेक नहीं होते, और जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कंसिडरेबली फॉल कर जाती है। जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मान लो आसमान में ही देख रहे हैं, कुछ रीडिंग्स ले रहे हैं किसी ग्रह वगैरह की, तो हमारी जो रिफ्लेक्शंस टेलीस्कोप में बीच हो रही हैं, कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जहाँ पे जो लाइट आ रही है वो अंदर ही अंदर अब्जॉर्ब हो रही है, अंदर ही अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके वो जिसकी इंटेंसिटी जो है कम हो रही है ओवरऑल लाइट की। तो ऐसी चीजें हम चेक नहीं कर पाते। अब जैसे एक डेंस फिलेंट ग्लास है, उसमें 6% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और 94% जो लाइट है वो खत्म हो जाती है। मतलब 100 अगर लाइट आती है उस ग्लास पे तो 94 खत्म हो जाती है, और या सिर्फ और सिर्फ 6% वहां पे वापस जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। तो समझ सकते हैं हम कि 94% अगर वापस नहीं जा रही तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी बात की, ग्लास की बात की है। तो ग्लास में क्या है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जो कि विच इज अ बिग लॉस। बट समटाइम्स वी वांट टू क्रिएट सच फिल्म, समटाइम्स हमें चाहिए कि हमने खुद ही नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म बनानी है। ऐसी नहीं है कि वो एक ड्रॉबैक है किसी सिस्टम का। तो पर हम चेक कैसे करें इन चीजों को? इन ऑर्डर टू चेक दिस लॉस वी यूज नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस। और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स हैं, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। सो एज यू कैन सी दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। अब कैसे हम बना सकते हैं ऐसा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस? जब हम किसी लेंस सरफेस को किसी थिन फिल्म से कोट करें, राइट, एज वी वर डिस्कसिंग इन दिस होल चैप्टर अबाउट द थिन फिल्म्स, कि हमारे पास ऑलरेडी एक सरफेस है और उसके ऊपर हम कोई थिन फिल्म कर दें। जैसे हमने क्या किया, न्यूटन रिंग्स में नीचे प्लेन लेंस है, उसके ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उन दोनों के बीच में एयर फिल्म बन गई, तो दो सरफेस के बीच में बन गई। पानी के ऊपर ऑयल है, तो पानी वहां पे नीचे कौन सा सरफेस है, एक मीडियम है, ऊपर उसके फिल्म बन गई। इसी तरीके से सो बबल हो जाता है, अंदर एयर है, ऊपर फिल्म बन गई। तो इसी तरीके से टू प्रोड्यूस ए नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस द लेंस सरफेस आर कोटेड विद ए थिन फिल्म। कोई अगर हमने लेंस के ऊपर एक नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाना है तो एक थिन फिल्म हमने वहां पे कोट कर दी, और उस थिन फिल्म का जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ग्लास से। ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लेस देन ऑफ ग्लास। ग्लास क्या है, नीचे वाला, उसके ऊपर हमने थिन फिल्म लगाई है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द राइट साइड वी कैन सी, सो दिस इज ग्लास, ओके, और उसके ऊपर हमने एक थिन फिल्म लगाई है, ये वाली हो गई थिन फिल्म, और ये हमारा एयर वाला मीडियम हो गया। तो यहाँ पे तीन मीडियम हो गए हमारे पास। एक हो गया एयर, दूसरा हो गया थिन फिल्म, तीसरा हो गया ग्लास। और इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इसका फिल्म का एन एफ, इसका एन जी। अब इंटरफेरेंस कैसे होगी, वही हम जो बार बार पढ़ रहे हैं। इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो सकता है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस कहीं हो सकती है। तो ऐसी कोई कंडीशन मेरी बन जाए कि ये दोनों जो है आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दे, और उसके लिए डिपेंड करता है ये थिकनेस कितनी है। जितना हमने बार बार पढ़ा है कि अगर ये हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता था नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, जब एंगल जीरो होता है, तो हमारे पास ये टी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि थिकनेस कितनी है बताने में। ओके, सो द थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी लैम्डा बाई 4NF। यानी अगर मेरे पास फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NF है, तो जो थिकनेस है, सो दैट वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, जो टी की वैल्यू है दैट शुड बी लैम्डा बाई 4NF, ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिख दी है, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्यों होनी चाहिए। तो सच ए फिल्म इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस कंसीडर ए ग्लास सरफेस, जो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया। तीन हमने सरफेस लिए, ग्लास लिया, फिल्म ली और एयर लिया, तीन मीडियम लिए। अब इसमें तो ग्लास है, फिल्म हमने कौन सी ली, फिल्म हमने ली मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.38। तो इसका जो इंडेक्स है दैट इज 1.38,
और लेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज लैम्डा बाई 4 NF। अभी हम मान के चले कि लैम्डा बाई 4 NF उसकी जो है थिकनेस है। अब वी नो दैट अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यहाँ से डेंसर मीडियम में जा रही है, या फिर फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे कम है, तो रेयर से डेंसर, यहाँ भी रेयर से डेंसर। तो दोनों केस में ये रेयर से डेंसर जा रही है, इसमें भी रेयर से डेंसर जा रही है। उस केस में हमारी जो स्टोक्स रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो फेज डिफरेंस आता है इंसिडेंट ले में और रिफ्रैक्टेड ले में, दैट इज पाई। हर फेज पे वो पाई आता है, यानी यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा। तो ओवरऑल पाई पाई वहां पे जुड़ जाएंगे। तो ये हमने याद रखना है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म इज ग्रेटर देन ए, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है। NF इज ग्रेटर देन NA, यानी ये रेयर है, ये डेंसर है। सिमिलरली NG इज ग्रेटर देन NF, ये ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब ये डेंसर है, ये रेयर है। तो उस केस के कारण हमारे पास दोनों रिफ्लेक्शंस के केस में यहाँ पे और यहाँ पे पाई पाई का डिफरेंस आ जाएगा, पाई पाई का एक्स्ट्रा फेज चेंज आ जाएगा। तो जब पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे इज गिवन बाय, अब हम जाते हैं अपने थिन फिल्म्स के आर्टिकल में, क्योंकि वही हम रिजल्ट यूज करेंगे, हमें शुरू से डिराइव करने के लिए चीजें नहीं है यहाँ पे। तो हमें पता है कि वहां पे हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो पाथ डिफरेंस है हमारा, दैट वी कैलकुलेटेड समथिंग लाइक दैट, 2nt is equal to m lambda, then constructive interference take place। तो ये हमारा केस था कंस्ट्रक्टिव के लिए। बट जब उसमें लैम्डा बाई 2 ऐड कर देते हैं हम, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस वो बन जाता है। तो अभी हम क्या चाहते हैं? वी वांट आवर सिस्टम टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टू शो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दैट केस व्हाट वी वुड डू, हम इस रिलेशनशिप को लेके चलेंगे। वी स्टार्टेड विद दिस रिलेशनशिप फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और किस फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म की बात हो रही है इस वाली की, तो इसलिए इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एंड वी सॉ दैट 2NFT इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। और इस m को हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर देंगे, और जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे दैट विल गिव अस 2NFT इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और we get some formula which is t is equal to lambda by 4NF। यानी ऐसा t मुझे मिल गया इस सारी एक्सरसाइज से, जो मुझे ये बताएगा कि फिल्म की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए। अगर फिल्म की मोटाई लैम्डा बाई 4NF हो, तो जो हमारी रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो इन सारी चीजों से हमने ये चीज निकाल ली। तो लैम्डा हमें पता होता है, NF हम निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से हम ऐसी हमने एक फिल्म बनाई जिसमें टी इतना हो। और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं m इज इक्वल टू 0 की, जो सबसे ज्यादा ब्राइट होती है। वो डाइफ्रैक्शन में होती है, बट इंटरफेरेंस में हम चलो फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सेंट्रल है। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस फॉर दिस लैम्डा विच इज 5800 एंगस्ट्रॉम, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा थिकनेस इतनी, यानी 1.05 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। देखो ये कितना ज़्यादा छोटा हमारे पास थिकनेस है, बट मशीन इतना छोटा थिकनेस बता सकती है, वो बना सकती है। तो ये हमारा आ जाता है आर्टिकल नॉन रिफ्लेक्टिव फिल्म का। ओके, सो फार सो गुड। Hands up so that I feel you are with me. Okay. You have raised a hand, Anamika. You have some question? There is a difference between raising a hand and using the emojis. So emojis are just in front of you. Okay, so let us move forward then. Refractive index of the non-reflective film. अब हमने क्या निकालना है? हमने कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म निकाल सकें, NF। NF को हम किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम
देखते हैं, अगर हमारे पास नोन नहीं है एनएफ, जैसे इस केस में आप देखोगे, कहाँ गया, हाँ, इस केस में आप देखोगे एनएफ की वैल्यू पुट किया 1.38। अब मान लो मेरे पास एनएफ है नहीं, तो मैंने किस तरीके से एनएफ निकालना है, जो भी मेरे पास गिवन है। तो मेरे पास एन ए है, एन जी है, ये तो स्टैंडर्ड्स होते हैं। ओके, एयर का 1 होता है, एन जी मेरे ख्याल से 1.5 कुछ होगा। तो एन एफ हमने निकालना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सो लेट एन बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हमने एन को मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम का, जहां से रिफ्लेक्शन प्लेस होंगी। तो द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट, विच टेल्स अस कि कितनी किसी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शंस हुई हैं। तो अल्फा ए से डिनोट करते हैं, एंड इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 1 by n upon 1 plus n. So what is 1 by n and what is n? n is the ratio of refractive, जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और जहां से लाइट जो है आई है। सो इट इज लाइक यहाँ पे मीडियम 2 और मीडियम 1, जिसने मीडियम ने रिफ्लेक्ट किया उसको और जहां से वो लाइट आई। सो दिस इज n. So this is not a refractive index, it is a ratio of refractive indices. So for the reflection of interface of media, we get this. Now what we did, so we have two surfaces, right? एक हमारे पास है एयर, एक हमारे पास है फिल्म, एक हमारे पास है ग्लास। तो एक तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव मीडियम ये हो गया, ओके, एक हमारे पास मीडियम जो है ये हो गया, और दूसरा मीडियम जो है इंटरफेस मीडिया जो है, इंटरफेस हो गया ये पहला, और दूसरा इंटरफेस हो गया ये। तो पहले के लिए एन ए, दूसरे के लिए एन एफ, तीसरे के लिए एन जी। तो पहले इंटरफेस के लिए हमने क्या देखा? पहले इंटरफेस के लिए हमने अपना फॉर्मूला लिखा, अल्फा ई वन, ए ई वन, इसको फर्स्ट इंटरफेस बोल दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस, ये हमारा फॉर्मूला था, 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एन। और हमने एन को किसके लिए लिख दिया? फर्स्ट मीडिया के लिए, जो कि हमें बताता है जहां से रिफ्लेक्शन हुई डिवाइडेड बाय जहां से इंसिडेंट लाइट आई। तो कहाँ से रिफ्लेक्शन हुई? एन एफ डिवाइडेड बाई एन ए। इसलिए हम इसने लिख दिया 1 माइनस एन एफ अपॉन एन ए, और नीचे लिख दिया हमने 1 प्लस एन एफ अपॉन एन ए। और सिमिलरली हमने दूसरे मीडियम के लिए देखा यहाँ पे कि दूसरे मीडियम के लिए हमारा जो एन है वो चेंज हो जाएगा। तो जहां से हमारी रिफ्लेक्शन मीडिया हुई, ग्लास से हुआ हमारा, और ऊपर जो शुरू कहाँ से हुई थी? एन एफ। सो दैट्स वाई हमारा जो ए ई टू बन जाएगा 1 माइनस एन जी अपॉन एन एफ। ओके, बट अगर रिफ्लेक्टेड लाइट एब्सेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, सिंस हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो हमारा जो गोल है पूरा आर्टिकल में, दैट इज विच वी वांट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दैट केस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा या वो बराबर होगा। अगर जीरो होगा तो बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन लाइट एब्सेंट होगी, इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। अब अगर दोनों ये इक्वल हैं, देन अगर ये और ये इक्वल है, देन वी कैन इजीली रिलेट कि 1 माइनस कुछ हो रहा है, 1 प्लस कुछ हो रहा है, 1 माइनस कुछ हो रहा है, 1 प्लस कुछ हो रहा है। और अगर ये दोनों बराबर हैं, देन दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो दिस थिंग, दिस गाय इज इक्वल टू दिस गाय। तो फ्रॉम दैट वी गेट दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को थोड़ा मैथमेटिकली तोड़ मरोड़ के वी गेट समथिंग दिस, which is nf is equal to square root of na mg। यानी अगर मेरे को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, अगर मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आई कैन इजीली कैलकुलेट एन ए इज इक्वल टू 1 एंड एन जी इज इक्वल टू 1.5। और वहां से ये तो चलो मेरे को गिवन है, और वहां से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म का आ जाएगा 1.22। बट आपने अभी देखा होगा कि पीछे जो एन एफ है दैट वी टुक अराउंड 1.38, बट यहाँ पे कितना आया? 1.22। यानी मैथमेटिक्स से हमारा 1.22 आया, बट इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी
जो फिल्म हमने ली थी MgF2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होती हर वेवलेंथ की लाइट के लिए, हर वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट के लिए। तो हमारे पास जब वाइट लाइट आ रही है तो अलग अलग वे में वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, और थिकनेस सबके लिए सेम है, बट लाइट में तो 7 वेवलेंथ है ना। तो उस कारण हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हर वेवलेंथ के लिए एक जैसी नहीं होती। और इस कारण जो हमें यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है मैथमेटिक्स के लिए 1.22, और जो ओरिजिनल है वो डिफरेंट हो जाता है। So does the lens appear purple or mixture of red and blue color? These colors are reflected, so we call it as the blooming of lens. तो अब इतने सारे कलर हैं, उसमें क्या होता है, कलर भी आपस में इंटरफेयर करते हैं, सेम सिंगल वेवलेंथ वाले आपस में। मान लो वायलेट वायलेट ने किया तो वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, और वहाँ पे मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर दिखते हैं। कई कलर्स आपकी आंखों को ज्यादा अच्छे से दिख जाते, कई कई नहीं दिखते। और कई जो कलर्स है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको कुछ फ्लैशेस से भी दिखते हैं विद इन स्पेक्ट्रोमीटर। आप उसको स्पेक्ट्रल लाइन समझने लगते हैं, वो बड़े रफ सी कर्व होती है, वेव फ्रंट टाइप कुछ इल्यूमिनेशन सी होती है, तो उस पर नहीं ध्यान देना होता। तो कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसको ब्लूमिंग ऑफ लेंस कहते हैं। और the bloom lens produce a marked improvement in the clarity of the final image in the optical instrument. So जो ब्लूम लेंस इस तरीके से जो बनते हैं, दैट हेल्प्स अस इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ द फाइनल इमेज। तो जो मैंने वो वेव फ्रंट से बताया, दैट इज नॉट ब्लूमिंग लेंस, वो जस्ट लाइट का एक फिनोमिना है जो इल्यूमिनेशन हमें दिखती है। Okay, so next is the example number 28. The refractive index of a non-reflective film is this. Find the thickness of the film when light of wavelength 5000 angstrom is used. बड़ा सिंपल है, we recently calculated this thing that T is equal to lambda by 4 NF, और आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो you just have to put and you can easily calculate that. So far so good. Okay. Okay, let us move forward then. We will cover this article as well today, Michelson interferometer. Yes, that would be all for today. So let us. It is very simple article. Uh, you can just see. It looks big, but it is simple. So Michelson interferometer. Let us talk about that. Michelson interferometer आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे ईथर एग्जिस्ट करता है अर्थ के अराउंड या नहीं, ये प्रूव किया गया था। अभी मैं उस पर नहीं बात करूंगा, मैंने शायद क्लास में बात की थी। सो मिकल्सन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमिना को यूज करता है। वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम दैट, वेवलेंथ डिफरेंस फ्रॉम दैट, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम दैट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फ्रॉम दैट। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है देखने में, समझने में, बट करने में मुश्किल है क्योंकि इसका सेटअप बड़ा मुश्किल होता है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। तो ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट के ही लैब्स में होता है, हमारे लैब में नहीं है, पर अगर होता तो ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इससे काफ़ी ऑप्टिक्स सीखने को मिलती है। तो लेट अस गो टुवर्ड्स द डायग्राम। तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर इज अ सोर्स, और सोर्स के आगे लगा एक लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, जिसका काम क्या है, जो सोर्स से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है उसको जो राइट जहाँ पे हमें चाहिए उसको वो एक पैरेलल बीम में बना दे, तो इसलिए हमने ये लगा दिया कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो लाइट्स हैं अब कितनी सारी जा रही हैं, मैं एक लेता हूँ। अब इसके आगे हमने क्या करवानी है, इंटरफेयर करवानी है। जब हमने इंटरफेयर करानी है, वी वांट वन सोर्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू सोर्स।
राइट। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमने सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ जो है वो रखनी है। तो ये जो सोर्स कौन डिवाइड करता है? जैसे आपने देखा फ्रेनल बाइप्रिज्म या फैब्री नॉट फैब्री पैरल, एक और था लॉयड्स मिरर, उसमें भी ऐसे ही होता था। मिरर का यूज करके हम एक सेकेंडरी सोर्स बनाते थे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे एक लगा है बीम स्प्लिटर। जो न्यूट्रॉन रिंग्स कर रहे हैं उनको ये समझ आ रहा होगा कि एक बीम स्प्लिटर उन्होंने खुद से ही देखा है। ओके, सो बीम स्प्लिटर उन्होंने खुद से ही देखा है यहाँ पे। और बीम स्प्लिटर का काम क्या है? बीम स्प्लिटर का काम है लाइट को दो भागों में बांटना। एक वो उसको सीधा जाने दे, एक वो उसको ऊपर जाने दे। तो ये जो लाइट आ रही है एक सीधा जाएगी, एक ऊपर जाएगी। और आगे लगे हैं एक M2 मिरर और एक M1 मिरर। तो मिरर का काम क्या है? जब इस पे स्ट्राइक हो ये वापस आ जाए, जब इस पे स्ट्राइक हो ये वापस आ जाए। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, रिफ्लेक्शन के केस में जब भी लाइट नॉर्मल इंसिडेंस पे पड़ती है, जब भी लाइट एक हार्ड सरफेस पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल मिरर पे पड़ती है, तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। जो नेक्स्ट लाइट आ गई उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये स्टोक्स रिलेशन नहीं है। स्टोक्स रिलेशन सिर्फ काम करते हैं जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जब दो मीडियम्स अलग इन्वॉल्व्ड है। अब अ, और क्या इसमें लगा है? तो इस जी ने क्या किया? इस जी को बोलते हैं बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का काम क्या है? रे ऑफ लाइट आई, उसने एक इधर भेज दी, एक इधर भेज दी। ठीक है जी। और ये जो लाइट वापस आई, ये जो लाइट वापस आई, ये दोनों आई नीचे। और दोनों जब नीचे आई तो टेलीस्कोप में पहुंची, तो दोनों ने क्या किया? इंटरफेयर। और इंटरफेरेंस से हमें पता लग जाएगा पार्ट डिफरेंस ये वो से, ये वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, ये वो। अब आप देख सकते हो कि अगर दोनों यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है मैंने, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है, तो दोनों के पार्ट डिफरेंस जो है वो सेम होने चाहिए। पाथ डिफरेंस कब सेम होंगे? जब इस लाइट ने भी सेम दूरी ट्रेवल की और इस लाइट ने भी सेम दूरी ट्रेवल की। उसके लिए हमें ये चाहिए कि ये दोनों की जो लेंथ है आपस में बीम स्प्लिटर से, वो डी हो। और डी ऐसे नहीं हो कि एक 34 है तो दूसरा 34 है। अगर एक 34.53 मीटर है मान लो, मीटर बड़ा बड़ा यूनिट हो गया, चलो सेंटीमीटर कर दो। एक 34.35 मीटर है तो दूसरा भी 34.35 मीटर है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ज़्यादा भी सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज वो जो आपका फिनोमिना है इंटरफेरेंस का, उसमें प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस हो रही है हमारी, जो रिफ्लेक्शन हो रही है, देखो ये लाइट हमारे पास आई यहाँ पे ही, इस सरफेस पे जब वो गिरी तो वो नीचे गई। इस सरफेस पे, यहाँ पे देखो ये वाले सरफेस पे, तो ये वाले सरफेस से वो नीचे गिरी और यहीं से ही वो ऊपर गई। यानी जो हमारा मेन काम हो रहा है स्प्लिटिंग का, वो इस सरफेस से हो रहा है। सरफेस इससे भी हो रहा है बट उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम इस सरफेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि इससे भी होगा, इससे भी होगा, बट हम इसमें इंटरेस्टेड है। इससे हम नीचे गई, वो कहाँ से नीचे गई? जो ऊपर से नीचे आई थी। तो एक यहाँ पे हुआ, ऐसे गई, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई इस बीम स्प्लिटर में, ये सीधी चल गई और दूसरी ऊपर चल गई, और ये यहाँ पे सीधी चल गई यहाँ पे। अब देखा जाए, एक तो फेज डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा पाई पाई का दोनों साइड में। ठीक है, एक पाई का यहाँ आ गया, एक पाई का यहाँ आ गया। यहाँ से ध्यान से समझना, फेज डिफरेंस यहाँ पे एक पाई का यहाँ आ गया, एक पाई का यहाँ आ गया, तो दोनों में सेम ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दोनों में सेम आता है तो हमारी जैसी ही कंस्ट्रक्टिव थी, जैसी ही डिस्ट्रक्टिव थी, वो वैसे ही होंगी, क्योंकि सेम ही फार डिफरेंस है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जो ये लाइट है, जो यहाँ पे सोर्स शुरू हुआ, ये लाइट ने कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल नहीं किया मीडियम के थ्रू जाने में। जो ऊपर वाली गई है उसने एक पाथ डिफरेंस जरूर लिया है। यानी अगर इस पॉइंट से हम सोर्स की शुरुआत करें, ये जो इधर की लाइट गई है, ये अभी इस प्लेट को भूल जाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जो लाइट यहाँ गई है, उसके मिरर पे पहुंचने तक कोई एक्स्ट्रा वहां पे पाथ डिफरेंस नहीं आया। बट जो ऊपर वाली लाइट गई है, उसमें ये जो ग्लास प्लेट जो बीम स्प्लिटर है, उसके कारण एक पाथ डिफरेंस आया, क्योंकि वो किस में से जा रहा है? एक मीडियम से जा रहा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया जाते वक्त भी और आते वक्त भी, इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है जो इसके पास नहीं है।
जो ऊपर को रह गई। अब इसको कंपनसेट करने के लिए कि सो दैट यहाँ पे जो जितनी पाथ डिफरेंस हुई है उसको एग्जैक्टली इस बीम में भी पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या करते हैं, एक कंपनसेटर प्लेट लगाते हैं। तो कंपनसेटर प्लेट का काम क्या है, कंपनसेटर प्लेट का काम ये है, ऑब्वियसली वो प्लेट एग्जैक्टली जी की तरह ही होनी चाहिए, जी की थिकनेस होनी चाहिए, जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए और जी का ही एंगल होना चाहिए, सो दैट जो पार्ट डिफरेंस इस प्लेट के कारण अप और नीचे जाते आया वही चीज ये राइट और लेफ्ट जाते आए, सो दैट ये दोनों नॉलिफाई हो जाए, ये सेम तरीके से ऐड हो जाए। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे वो एक जैसा हमारे पास इंटरफेयर करे, सेम पैरेलल लाइंस हमारे पास आए, सेम वेवलेंथ की, और सेम वेवलेंथ की तो चलो होगी ही, सेम फेज की। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये मेन इसमें क्रक्स है। ये जो लाइट आ रही है ये इस सरफेस से हमारी रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करके या रिफ्रैक्ट करेगी। अब इस यहाँ से सोर्स एक्चुअल में स्टार्ट होता है, अब इस प्लेट को भूल जाओ, यहाँ से लाइट गई सीधा वापस आई और यहाँ से लाइट गई सीधा वापस आई। अब इस प्लेट से तो उसको गुजरना ही गुजरना है क्योंकि बीम स्प्लिटर की जरूरत है बीम को स्प्लिट करने के लिए। तो जो ऊपर वाली लाइट जा रही है वो मीडियम के थ्रू होकर जा रही है, यानी प्लेट के थ्रू होकर जा रही है, और वो जा भी रही है और वापस भी आ रही है। तो यहाँ पे एक ये पार्ट डिफरेंस दोनों ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाले में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, ये वाले में नहीं है, तो हमें कंपनसेट करना पड़ेगा इसको। तो कंपनसेट करने के लिए हम एक जी तरह का की प्लेट यहाँ पे पी में लगा देते हैं जो इस लाइट के पाथ में आ जाए, और जब ये इस लाइट के पाथ में आती है तो सेम तरीके की ये जो फेज डिफरेंस जो है वो देती है, आती वेव के लिए भी और जाती वेव के लिए भी, सो दैट ओवरऑल हमारा जो फेज डिफरेंस है वो सही रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब अगर हमने इंटरफेरेंस करानी है इसमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है या कंस्ट्रक्टिव भी करानी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो डी डी डिस्टेंस है दोनों का आपस में, अभी दिखने में सेम नहीं लग रहा, इस डी में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर डी में चेंज हुए, इस मिरर को क्लोज ले आए, इस मिरर को क्लोज ले आए, या किसी को दूर ले गए, इसको दूर ले गए, उससे क्या है आपका पाथ डिफरेंस चेंज होता है। तो पाथ डिफरेंस चेंज होता है, अगर वो लैम्डा के मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव करेगा, अगर वो लैम्डा के बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव करेगा। तो ये इस पूरे आर्टिकल का यहाँ पे डायग्राम से समझने को है क्या एक्चुअल में हो रहा है यहाँ पे। अब जो मिकलसन मोरले में जो हमारी फ्रिंजेस बनती हैं दैट इज सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंज हमारे पास बनती है। एंड इसी एक्सपेरिमेंट को मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ, यानी जैसे मेरे पास जो लाइट का सोर्स है, ये मेरा लाइट का सोर्स है, जो मिरर 1 है वो सामने खड़ा है, मेरा मिरर 2 सामने, वो भी मेरे सामने ही है, और जो रिफ्लेक्शन हो रही है, जो इंटरफेरेंस हो रही है, दोनों में डिस्टेंस डी है, और जो रिफ्लेक्ट इंटरफेरेंस हो रही है वो कहीं सामने हो रही है। तो इसको कैसे हम समझे, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। हम अब सारी चीजें हटा दो यहाँ पे, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये लेंस भी हटा दो, सिस्टम वही है, जस्ट समझने के लिए आसान बनाना है हमने। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो हमारे पास M1 है और टेलीस्कोप है, बाकी सारी भी चीजें वही हैं बट हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अगर हम इस टेलीस्कोप के जरिए इस सारे फिनोमिना को समझने की बात करें तो हमें कैसे दिखेगा, हमें दिखेगा कि जो M2 है वो M1 के अंदर दिखेगा उसकी इमेज, राइट, ऐसे ही होगा क्योंकि वो लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ टकरा रही है, तो ऑब्वियसली ये जो इमेज है कहीं बनेगी। तो हम ये पूरे सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं सिर्फ कि जो भी हमें दिख रहा है वो इस मिरर के थ्रू दिख रहा है जो सीधा है हमारे पास। और यही चीज यहाँ पे हुई है कि हमने जहां से टेलीस्कोप देखना है, तो टेलीस्कोप में हमें एक M1 मिरर है, उस M1 में की दिशा में ही हमें M2 दिख रहा है, M2 प्राइम। M2 प्राइम क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये एक इमेज है ना कि ओरिजिनल मिरर है। फिर समझ लो ये M2 है, जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं यहाँ दिखेगा इसके बीच में, और इसको हम M2 नहीं कह के M2 प्राइम कहेंगे क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन है। ओके,
सो इमेज M2 प्राइम ऑफ मिरर M2, ये हमें याद रखना है। और जब अब हम इस इमेज को समझते हैं, यहाँ पे M1 और M2 प्राइम हमारे पास आ गया। M1 तो सीधा ही है, M2 प्राइम उसके बीच में हमें दिख रहा है, और दोनों में डिस्टेंस तो d होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर d है, और हमें पता है जब इमेज बनेगी इसमें, क्योंकि ये तो प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे तो d ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस यहाँ पे दिखेगा। अब जो एंगल बन रहा है हमारा आंख का, जिस पॉइंट पे हमने इंटरफेरेंस देखनी है, वो बन रहा है थीटा। और जो हमें रिफ्लेक्शन हमें जो दिख रही है मिरर में, उसके अंदर भी हमें दो इमेजेस दिखेंगी। एक तो इसकी इमेज दिखेगी जो हमें दिख रही है, और एक तो वापस आके इसकी इमेज कहीं यहाँ पे दिखेगी। तो दोनों की इमेज में जो डिस्टेंस है, पहले d था यहाँ पे, तो वो 2d हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा दोनों के लिए। जो यहाँ पे d है और जो यहाँ पे d है, ये दोनों उठ के पीछे चले जाएंगे, ये भी पीछे पीछे चला जाएगा, तो दोनों में d प्लस डी 2d हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे बस यही समझने की बात है कि ये जो डायग्राम है, हम उसको एक लीनियर वे में देख रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन इसमें, और फिर d और d की रिफ्लेक्शन इसमें, दोनों की ही इसमें। तो वहां से ये डायग्राम हमारे पास बन जाती है, और जब ये डायग्राम आ जाती है तो हमारा मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक M1 मिरर तो ओरिजिनल था, एक M2 मिरर की जो M2 प्राइम है वो इमेज दिख रही है M2 में। तो दो हमारे पास सोर्स जो रिफ्लेक्शन हो गई यहाँ पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें दिखता है कि ये दो सोर्स से जैसे लाइट आ रही है, और वो जो दो सोर्स है वो 2D डिस्टेंस से आपस में अलग अलग है। दो वर्चुअल सोर्स बन गए S1 एंड S2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अब हम इसको एक नॉर्मल सिंपल प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। मान लो एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, उन दोनों में डिस्टेंस क्या है, 2D। अब डिस्टेंस 2D है, जैसे हम नॉर्मल बात करते थे इंटरफेरेंस की शुरू में, और मैंने देखना है कि इस सोर्स से और इस सोर्स की वजह से किसी n पॉइंट पे क्या इंटरफेरेंस हो रही है। सिंपल जो हम पहले देखते थे, जैसे हम यंग डबल स्लिट में देखते थे कि हम पी पॉइंट को मान लेते थे, और फिर देखते थे कि इससे और इससे इस पॉइंट पे क्या इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे कितना है 2D, और एंगल जो है वो S1 और S2 में एन ये S1n और S1 S2 में जो एंगल है दैट इज थीटा, जो हमें दिया हुआ है। तो ये कोई n हो गया यहाँ पे, और ये S1 S2 हो गया, ये ऐसी कोई ट्रायंगल बनी। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट है। अब इस जगह हमने क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपको फिर वही फॉर्मूला हमारा लगेगा। हमें पता है कि पाथ डिफरेंस हम निकाल सकते हैं S1n। ठीक है, हम पहले तो ये दूरी निकाल लेते हैं। अगर ये 2D है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये 2D कॉस थीटा है और ये 2D साइन थीटा है। ओके, तो हमने क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस S1 से n का, सोर्स 1 से n का। तो हमने निकाला S1n इज इक्वल टू 2D कॉस थीटा, जो हमें दिख ही रहा है। और हमें पता है उसका पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला दैट इज 2D cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। और वहां से हम जो भी, ये तो पता ही है हमें m क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हमारे पास केसेस रहेंगे, जब हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, सॉरी ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टिव का है, ऊपर वाला m प्लस 1 हाफ लैम्डा। हाफ लैम्डा क्यों ऐड करते थे, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हमारे पास होती थी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव का केस हो गया, और सिमिलरली ये हमारा डिस्ट्रक्टिव का केस हो गया, 2D cos थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस केस में तो डिस्ट्रक्टिव होगी, जब हाफ इंटीग्रल होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगी। इसमें उल्टा है। तो यहाँ से हमने निकाला, अगर थीटा 0 है, यानी नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। नॉर्मल इंसिडेंस होता है कि सीधी लाइट पड़ी, सीधी वापस आ गई, कोई एंगल ही नहीं है। तो उस केस में cos थीटा हो जाएगा आपका 1। तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आ जाएगी 2D इज इक्वल टू m+1 हाफ लैम्डा, और डार्क के लिए आ जाएगी 2D इज इक्वल टू m लैम्डा।
तो ये आपकी दो चीजें हैं जो हम शुरू से इसको पढ़ रहे हैं। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो सर्कुलर बनती हैं, और वो भी कई तरीके उसके हो सकते हैं। अब अगर वो इस सेटअप में है, मान लो इस सेटअप में है वो M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपकी बनेगी फ्रिंजेस सर्कुलर। अगर ये M2 थोड़ा सा टेढ़ा है या ऐसा है, तो आपकी जो इमेज बनेगी, जो फ्रिंजेस बनेंगी, वो कनकेव बनेंगी। तो कैसे हम देख सकते हैं? कन्वेक्स बनेंगी। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, जो एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर बनेगी। अगर एक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो वो कनकेविटी आ जाती है उसमें थोड़ी सी, यहाँ पे कहीं लिखा होगा कन्वेक्सिटी, सॉरी। तो कन्वेक्स साइड जो है वो वेज की तरफ आने लगती है। अगर एक M1 ऐसे है और मिरर, अगर उसकी जो इमेज है वो टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी इमेज कब होगी? जब आप प्रॉपर M2 मिरर को टेढ़ा कर रहे हो। अगर आप उसको एक साइड में टेढ़ा करते हो, वो लेफ्ट साइड को कन्वेक्स होना शुरू हो जाती है। अगर आप उसको राइट साइड में टेढ़ा करती है तो वो राइट साइड को कन्वेक्स होना शुरू हो जाती है। और अगर वो एकदम काट रहे हैं एक दूसरे को आपस में, तो वहां पे हमें सीधी लाइंस मिलती हैं। तो ये था हमारा मिकल्सन इंटरफेरोमीटर आर्टिकल। इसमें जो पूछे जाने वाली चीज है, ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ये इमेज जो क्लियर होनी चाहिए, दोनों इमेज क्लियर है तो आप आर्टिकल की स्टोरी बिल्ड कर सकते हो। और मैथमेटिक्स तो थोड़ा सा ही है इसमें जो रिपीटेड सा है। और फाइनल इसके कंक्लूजन है। व्हाइट लाइट फ्रिंजेस हम कर चुके हैं, अभी हम दोबारा नहीं करेंगे। वही चीज़ है जो हमने न्यूटन रिंग्स के लिए की थी, एग्जैक्टली सेम है। तो यूजेस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर आ रहे हैं। क्या यूजेस है हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर के, कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं इससे? वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट अगर है कोई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? कई बार, ये बात ध्यान से सुनना सारे, जो सोडियम का सोर्स है हमारे पास न्यूटन रिंग्स में या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में, आपको दिखती है वो एक लाइन। बट वो एक लाइन नहीं है, वो दो लाइन है जो बहुत ही नजदीक है। क्यों है वो दो लाइन? क्योंकि आपको पता है सोडियम में दो लाइंस होती, D1 और D2। एक 58-90 एंगस्ट्रॉम होती है, एक 58-96 एंगस्ट्रॉम होती है। और हम उनका मीन लेके बोल देते हैं कि हमारी जो लाइन है वो 58-93 एंगस्ट्रॉम है। बट वो जो लाइन है वो बहुत ही नजदीक है, इतनी नजदीक है हम उसको आंखों से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो हमारा एक आर्टिकल भी है, जिसमें हम देखेंगे कि ये दो लाइन के बीच में दूरी कितनी है, या उनकी रेजोल्यूशन पावर जो टेलीस्कोप की कितनी है। तो ये याद रखना आप, सोडियम के केस में जो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही है आपके प्रिज्म के थ्रू, वो एक नहीं है, वो दो है। अब हम क्विकली, इसके कितना टाइम रह गया हमारे पास? 4 मिनट। चलो ये एक दो कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सबसे पहला है हमारे पास। तो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, हमें पता है कि हमें कोई ना कोई फॉर्मूला तो मिल जाएगा वेव पाथ डिफरेंस के लिए। जैसे हमने देखा कि एक पाथ डिफरेंस तो हमारे पास आया कंस्ट्रक्टिव के लिए, कितना आया था हमारे पास? 2D m+1 हाफ लैम्डा, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव के लिए 2D=m लैम्डा। तो हम डिस्ट्रक्टिव वाला ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वाला लिया है। तो डिस्ट्रक्टिव वाला लेके हमें पता है कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना है। वही बात है, यहाँ से लाइट बीम स्प्लिटर ने यहाँ पे स्ट्राइक किया M2, और फिर यहाँ पे M1, यहाँ पे पाथ डिफरेंस D, यहाँ पे पाथ डिफरेंस D। तो दोनों D+D जो है ऐड हो जाएगा। बाकी पार्ट डिफरेंस हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कंपनसेटर प्लेट लगा दी, जितना इतने किया उतना इसने कर दिया। और यहाँ पे M1 और M2 दोनों में पाई पाई का फेस डिफरेंस आया।
तो इस फॉर्मूला से हमें दिख जाएगा 2d इज इक्वल टू एम लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d बाई एम। और ये डिपेंड कर गया किस पे, डिस्टेंस पे और एम पे, कि ऑर्डर कौन सा है। तो अगर हम ऑर्डर हमें यहाँ पे जान लें, ऑब्वियसली ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किसी और ऑर्डर के लिए, लेट अस से 1 के लिए, हम लैम्डा इसमें से निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस है, ये बाद में ही करेंगे, ओवर हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद एक का आर्टिकल रहता है, एक क्लास का काम रहता है और एक या 2 क्लास का, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आर यू विद मी? गुड। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन के लिए ऐसे लगा दो या बोल दो। ठीक है, चलो, आई होप ये इंटरेक्शन अच्छी रही होगी, आपको समझ आया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा अनलिस्ट करके, तो वो आप देख सकते हैं वेन एवर यू फील लाइक, कि अगर आपने दोबारा इसको देखना है तो जो अटेंड कर सकते हैं वो ज़रूर अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि आप कहूँगा रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, उसमें से देख लेंगे। जितना आप काम पीछे डालते हो उतना ही वो पाइल अप होता रहता है, फिर एक दिन आता है छोड़ो बाद में देख लेंगे। तो अभी क्लास लगाओ, 2-3 दिन की बात है, हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए हैं सिलेबस में पिछले 2 हफ्ते में। थ्योरी तो फिर भी कवर कर लेंगे हम, पर प्रैक्टिकल्स का कैसे करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आई विल शेयर सम मटेरियल विद यू। और जो माइनर वाले स्टूडेंट हैं, लेट अस टेक 10 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद हम फिर से मिलते हैं एक नई लिंक में। टिल देन, बाय बाय।